नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राघव क्लासेज में। इस बार मैं आपका दोस्त दोबारा आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक नई प्रश्नों की श्रृंखला। और आज हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। और इससे संबंधित मैं कुछ 20 से 30 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूँ और उनका हल बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण 20 से 30 प्रश्नों का संग्रह आपके सामने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्नलिखित में से किससे हुआ है? पहला ऑप्शन है सभ्यता और प्रगति, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है गोदान और चौथा है विज्ञान और तकनीक। तो दोस्तों आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, उसके फलस्वरूप एनसीएफ 2005 का निर्माण हुआ। सभ्यता और प्रगति निबंध के आधार पर एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत क्या आता है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा है पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, तीसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना और तीसरा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। पढ़ाई रटंत्र प्रणाली से मुक्त हो, ये भी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। और तीसरा है जो परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ये भी एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 3 है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन क्या है? पहला है पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत नए समझ आने वाली अवधारणा को रखना चाहिए, तीसरा है स्कूल से प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और चौथा है ऐसे अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में है। तो ये हुए दोस्तों 3 प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? पहला ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया सीखना है, दूसरा है ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया सीखना है, तीसरा है सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया सीखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है? अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना या विचारों की रचना करना। इनमें से आपको चुनना है चारों में से। ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है या ये सभी सही हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अन्वेषण मतलब खोज करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना और विचारों की रचना करने से बालक पढ़ाई के दौरान सक्रिय रहता है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? पहला है अभिरुचियों के अनुसार, आर्थिक स्तर के अनुसार, सामाजिक स्तर के अनुसार और शारीरिक स्तर के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, अभिरुचि के अनुसार। यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार से प्रदान करना चाहिए, तो जिस बालक की जैसी अभिरुचि है उसी को उसी हिसाब से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 7वां प्रश्न है दोस्तों, बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? पहला है योग, दूसरा है औपचारिक खेल, तीसरा है अनौपचारिक खेल और चौथा है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। बालकों के शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए योग भी जरूरी है, औपचारिक खेल भी जरूरी है और अनौपचारिक खेल भी जरूरी है, जिनसे बालक का शारीरिक और मनोसामाजिक विकास होता है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, दूसरी आदेशक के रूप में, तीसरी एक नेता के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है एक उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक मतलब एक विज्ञान में शब्द आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होता है यानी जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे या बढ़ा दे उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो बालकों की शिक्षा की सीखने की दर को जो बढ़ा दे वही शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए।
तो एनसीएफ 2000 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए, जो बालकों के सीखने की दर को बढ़ा दे। 9वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। तीसरा है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। और चौथा है, स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। तो ऐसे यह कथन गलत है, क्योंकि हर बच्चा अपने हर स्तर पर अलग अलग तरीके से सीखता है। कई बालक मंद बुद्धि के होते हैं तो वो धीमी गति से सीखते हैं, और कई बालक तीक्ष्ण बुद्धि या प्रतिभाशाली होते हैं तो वो काफी अच्छे तरीके से सीखते हैं। 10वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में या उपरोक्त सभी में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, उनकी मातृभाषा में। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा से दूर नहीं करना चाहिए। जो बच्चे जिनकी जो मदर टंग है उस मदर टंग का उपयोग सिखाने में करना चाहिए। यदि मदर टंग का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चा बहुत जल्दी और सहज तरीके से सीख पाएगा अपनी मातृभाषा में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों, उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रश्न 11 है दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से खाली जगह लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। पहला है सामूहिक निर्णय, दूसरा है एकल निर्णय, तीसरा है स्वनिर्णय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, सामूहिक निर्णय। यानी विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। क्या है? वार्षिक परीक्षाएं, दैनिक गतिविधियां, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, दैनिक गतिविधियों के अनुसार ही बालकों का आकलन सही तरीके से किया जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैनिक गतिविधियां। प्रश्न नंबर 13 है, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन, कौन से अध्यापन की बात करना निरर्थक है? तो इसके विकल्प हैं पिछड़े, सामान्य, कक्षा केंद्रित और सृजनशील। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सृजनशील। यानी भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, यदि बच्चे फेल होते हैं यानी बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो वे क्या दर्शाते हैं? बच्चे खुद की असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या फिर परिवार की असफलता को? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बालक यदि फेल होता है तो वो एक स्कूल की असफलता को दर्शाता है कि बालक को सही तरीके से अधिगम नहीं कराया गया, उसे सही शिक्षण विधियों के माध्यम से नहीं पढ़ाया गया, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका सही नहीं था। तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं यदि कोई बच्चा फेल होता है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्त अमूर्त विचारों का निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि बालक को गणित शिक्षा सिखाई जाती है तो उसमें कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए? गणित सिखाने के लिए तार्किक ढंग से सोचना आना चाहिए बालक को, अमूर्त विचारों का निर्माण करना आना चाहिए और संचालित करने की योग्यता का विकास करना होना चाहिए। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, खाली जगह की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है भाषा और चौथा है मातृभाषा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। 17वां प्रश्न है दोस्तों, कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए?
पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक या इन सभी स्तरों पर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, इन सभी स्तरों पर। यानी जो आर्ट वाले विषय होते हैं उनको पूर्व प्राथमिक स्तर में भी होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर भी और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी आर्ट वाले विषयों को होना चाहिए। 18वां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? पहला ऑप्शन है शिक्षा बोझ के साथ, दूसरा है शिक्षा बिना बोझ के, तीसरा है शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा बिना बोझ के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का मूल उद्देश्य है कि शिक्षा तनाव एवं बोझ मुक्त हो। बालकों को तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा प्रदान करना एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। अगला है, निम्नलिखित में से पाठ योजना का दर्शन किसने दिया? हर्बर्ट ने, गिलबर्ट ने, एल्बर्ट ने या हजबर्ग ने? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, हर्बर्ट। हर्बर्ट उपागम की पंचपदी रीट 2018 का मुख्य प्रश्न कि हर्बर्ट उपागम के कितने पद हैं? 5 पद। तो पाठ योजना का दर्शन किसने दिया? हर्बर्ट ने। प्रश्न 20 है, गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें, किसी खास बच्चे पर ध्यान दे सकें, वे अपना स्वयं मूल्यांकन करें और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें। 21वां प्रश्न है दोस्तों, अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब उसकी आधारशिला रखी जाती है। विद्यालय स्तर पर अनुशासन महत्व है। अनुशासन का महत्व केवल शिक्षकों के लिए है, केवल छात्रों के लिए है, शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए अनुशासन का विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 22 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खाली जगह की ओर संकेत करती है। यानी जो पाठ्यचर्या है वो किसकी ओर संकेत करती है? पहला है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया और चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको स्वयं को देना है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं इसका रिप्लाई दे करके आपको बताऊंगा आपका उत्तर सही है या गलत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 है दोस्तों, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे पहला है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, दूसरा है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, तीसरा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके और चौथा है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। यानी जब अपने बड़ों के साथ में जब बालक अंतःक्रिया करेगा तो उससे क्या है, उसमें सामाजिक कौशलों का विकास होगा। प्रश्न नंबर 24 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों? तो इसके विकल्प इस प्रकार हैं। गलतियां यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। दूसरा है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध करवाती है और तीसरा है यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है और चौथा ऑप्शन है ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध करवाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चे की गलतियां महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? तो उत्तर है इसका सही कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। अंतिम हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक कैसा है? शिक्षक की जो भूमिका है एनसीएफ 2005 के अनुसार वो क्या है? पहला ऑप्शन है अधिनायकीय, दूसरा है अनुमति परक, तीसरा है सुविधादाता और चौथा है सत्तावादी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सुविधादाता। अध्यापक को सुविधादाता की भूमिका प्रदान की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न एनसीएफ 2005 से संबंधित और जो एक प्रश्न रह गया था वो था प्रश्न नंबर 25
और सॉरी, जो प्रश्न नंबर 22 था उसका उत्तर आपको स्वयं को देना है। उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लें, ताकि ऐसी अपडेट आप समय समय पर प्राप्त कर सकें। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया होगा। धन्यवाद दोस्तों।